अयोध्या तनाज़ा मामले में मुस्लिम फरीकों के 5 वकला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें वकला ने मुतनाज़ा अराजी पर दावा छोड़ने की पेशकश से अपने आप को अलग कर लिया है। एक रिपोर्ट। जमीन का दावा छोड़ने की पेशकश से अपने आप को किया अलग। शाहिद रिजवी के अलावा मुस्लिम फरीकों के तमाम वकीलों ने खुद को किया अलग। मुस्लिम फरीकों के वकला का सुलह से भी इनकार। अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक वकील शाहिद रिजवी के अलावा तमाम फरीकों के वकीलों ने सुलह और जमीन पर दावा छोड़ने से अपने आप को अलग कर लिया है। वाज़ेह है कि बुध को सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक वकील शाहिद रिजवी ने कहा था कि अगर कुछ शराइत मान ली जाती हैं तो सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या की मुतनाज़ा अराजी पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार है। जिन वकला ने दावा छोड़ने से इनकार किया उनके नाम इस तरह है: एजाज मकबूल, शकील अहमद सैयद, MR शमशाद, इरशाद अहमद और फुजैल अहमद अयूबी। 16 अक्टूबर को अयोध्या तनाज़ा केस की समाअत के आखिरी दिन ऐसी कई खबरें आई थीं कि मुस्लिम फरीकों ने सुलहनामा दाखिल करके अपना दावा छोड़ दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक वकील शाहिद रिजवी का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया था कि मामले में समझौता हो चुका है। ताहम 5 वकीलों ने अपने हल्फनामे में इल्जाम लगाया है कि ऐसा महसूस होता है कि यह खबर या तो सालिसी कमेटी या निर्मोही अखाड़ा के जरिए लीक की गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस ज़िम्न में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील शकील अहमद सईद से खास बातचीत की हमारे दिल्ली नुमाइंदे सुशील ने। शकील साहब हैं। शकील साहब, लगातार ये आ रहा है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपनी दलीलें कह रहा है, सूट वापस ले रहा है, लेकिन आज आप लोगों ने ये कहा कि हम लोग मध्यस्थता के शुरू से खिलाफ हैं और हम अदालत के ही फैसले। नहीं, बिल्कुल मध्यस्थता के खिलाफ नहीं थे। मध्यस्थता के पहले राउंड में हमने पार्टिसिपेट किया था और इस बार मध्यस्थता का कोई नोटिस इन्विटेशन मुझे नहीं आया, तो इसलिए हम डार्क में है। ना हमारे क्लाइंट ने बुलाया ना पैनल ने हमको बुलाया, तो मध्यस्थता का इस सेकंड राउंड में हम इन्वॉल्व नहीं है। चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मध्यस्थता से इसका हल निकले, चूंकि आप लोग AOR ऑन रिकॉर्ड हैं शुरू से। हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट में अपना दलील रखते आए हैं, लड़ते आए हैं। हाँ। नहीं, हम लोग तो हाई कोर्ट में जजमेंट रिजर्व हुआ था तब भी मध्यस्थता के लिए आया था। हाई कोर्ट ने मध्यस्थता की बात नहीं मानी थी तो उसकी SLP सुप्रीम कोर्ट में आई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, तब जजमेंट आया था। इसीलिए जजमेंट वहाँ का 15 दिन डिले हुआ था, सितंबर 2010 में। नंबर 2, अभी जब मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की तो हम लोग फुल फ्लेजली उसमें अपियर हुए। 3 राउंड हम अयोध्या गए, हमारे साथी गए, यहाँ दिल्ली में मीटिंग हुई। जब मध्यस्थता वो कामयाब नहीं रही तो सेकंड राउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग हुई, उसमें मुझे नहीं बुलाया गया। शकील साहब वो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, एक आम जनता के लिए ये कैसे समझा जाए कि क्या जो बात कही जा रही है कि हम अपना सूट वापस ले रहे हैं, कितना असर पड़ेगा फैसले पर, एक आम जनता कैसे समझे? आम जनता को ये समझना चाहिए कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अकेला पक्षकार नहीं है, 7 और अपीलांट्स हैं। और जैसा हमारे दोस्त शमशाद साहब ने कहा कि वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का स्टेटस उनसे ऊपर नहीं है, हम कहते हैं उससे कम है, क्योंकि इंडिविजुअल अपीलांट तो अपना फैसला ले सकता है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड जब तक बोर्ड फैसला न ले, चेयरमैन अकेला नहीं ले सकता। पंचू साहब पर भी आप लोगों ने आरोप लगाया? नहीं, हमने कोई आरोप नहीं। तो क्या ये जांच होनी चाहिए? शकील साहब और मुस्लिम तो ये शकील साहब थे जो मुख्य मामले में एक पक्षकार हैं। साफ तौर से उन्होंने कहा कि अगर एक पक्ष अपना सूट वापस लेता है तो वो अपनी कैपेसिटी पर लेता है, लेकिन 7 और लोग इस मामले में पक्षकार हैं, लेकिन इस स्टेज पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो बातें कही जा रही हैं कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपनी अपील वापस ले रहा है, उनके इस अपील के बाद भी अयोध्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साफ है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लेकर जो तमाम चीजें आ रही थी उसको तमाम पक्षकारों ने सिरे से खारिज किया है, यानी कि फैसले का इंतजार करना होगा और फैसला ही सर्वमान्य होगा। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी के वकील MR शमशाद के मुताबिक बाबरी मस्जिद केस किसी बोर्ड या कमेटी का नहीं बल्कि कौम का है, इसीलिए किसी बोर्ड को ये इख्तियार ही नहीं कि वो जमीन पर से दावा वापस ले। और MR शमशाद से खास बातचीत की हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने। मस्जिद मामले में मध्यस्थता कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट पेश करने की खबर आई
उसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इकबाल अंसारी के वकील एमआर शमशाद साहब हैं मौजूद हैं। शमशाद साहब, क्या वजह रही कि पूरे तौर से आप लोगों ने इसको खारिज कर दिया? क्या पसंद नहीं आया इसमें? देखिए, सबसे पहली बात कि हमें ये नहीं पता कि क्या बताया है उन्होंने, क्या प्रपोजल दिया है उन्होंने सेटल करने का। मुस्लिम पार्टीज़ की 7 पार्टीज़ हैं जिन्होंने इस मुकदमे को कॉन्टेस्ट किया था, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कॉन्टेस्ट किया था। ये किसी बोर्ड का या किसी बोर्ड के किसी ओहदेदार का पर्सनल मुकदमा नहीं है, ये कम्युनिटी का मुकदमा है। और फर्स्ट राउंड जो हुआ था मीडिएशन का, उसमें सभी पार्टीज शामिल थी, सभी पार्टीज के सामने डेलिब्रेशंस हुए, जो भी हुए वो एक कॉन्फिडेंशियल बात है। उसके बाद फाइनली कई महीनों के बाद ये पता चला कि वो मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं रहा, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद कोर्ट की हियरिंग शुरू हो गई। हियरिंग के बाद अचानक से एक चिट्ठी लिखी जाती है और मीडिएशन दोबारा शुरू हुआ। कोर्ट ने उसको परमिट किया। उसमें उस मीडिएशन में सभी लोगों को नहीं बुलाया गया, कुछ लोगों को बुलाया गया, और उस कुछ लोगों में भी सभी जिनको बुलाया गया वो भी सभी लोग नहीं जा पाए क्योंकि कोर्ट की हियरिंग चल रही थी। इस बैकग्राउंड में 1-2 पार्टीज ने अपने प्रपोजल दिए, तो वो एक इंडिविजुअल पार्टी का प्रपोजल है, वो कोई सेटलमेंट या मीडिएशन का आउटकम नहीं है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुतनाज़ अराज़ी मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल हो चुकी है और इस मामले को लेकर मुल्क की अवाम कोर्ट के किसी नतीजे पर पहुंचने का और फैसला सुनाने का इंतजार कर रही है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुतनाज़ अराज़ी पर हक साबित करने को लेकर जहां दोनों फरीकैन की समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल हो चुकी है, वहीं अब इस मामले में फैसले को लेकर मुल्क के अवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही है। मुल्क का मुस्लिम तबका जहां फैसले के बाबरी मस्जिद के हक में आने की उम्मीद कर रहा है, वहीं इज्तिमाई तौर पर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को तस्लीम करने की बात भी कर रहा है। सब लोगों का फैसला यही है कि हम लोग जो है अदालत के फैसले के पर यकीन करेंगे और जो अदालत हमको फैसला देगी हम उसको मानेंगे। अदालत में हमें पूरा भरोसा है कि धवन जो एडवोकेट हैं उन्होंने जो हमारे बाबरी मस्जिद के सिलसिले के अंदर सबूत पेश किए हैं वो काबिल तारीफ है। मुसलमान के नुमाइंदे और मुसलमानों की सारी जमातें इस बात का ऐलान बराबर करती चली आ रही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला चाहे हमारे हक में दे, सुप्रीम कोर्ट फैसला चाहे हमारे खिलाफ दे, हम अदालत के फैसले के पाबंद हैं कि मुल्क में अमन रहे और हम जिस तरह भाईचारे से इस मुल्क में रहते आए, इसी भाईचारे के साथ हम मुल्क में हिंदू और मुसलमान मिलकर साथ रहें। पूरा यकीन है संविधान पे और कोर्ट पे पूरा यकीन है। जिस तरह की बातें वहाँ पर जो चीज़ें सामने आई, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा गोगोई ने कि भाई हम जो है लैंड यूज़ का जो है फैसला करेंगे, हम मंदिर का और मस्जिद का फैसला नहीं करेंगे। आम तरीके से मुसलमान इसी उस पर यकीन है उसे कि इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में आएगा। कोई आदमी बाहर जाते हुए सफ़र करते हुए सोचता पता नहीं क्या हालात पैदा हों, तो वो सब लोग अपने इस कश्मकश में एक मुब्तला हैं। तो जब वो फैसला हो चुका, उस फैसले को हमारी मुद्दीबाना दरख्वास्त है कि उसको फैसले को बता दिया जाए जिसके भी हक में हो, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सही फैसला होगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। वहीं सियासी और मजहबी हिंदू तंजीमों से अलहदा मुल्क के गैर मुस्लिम अफराद का दानिश्वर तबका हकायक की बुनियाद पर कोर्ट के फैसले की उम्मीद कर रहा है। ये कोई हार जीत नहीं है, किसी की हार किसी की जीत नहीं है। ये एक संविधान की जीत होगी, कानून की जीत होगी। उसमें अगर किसी के फेवर में मुकदमा आता है, निर्णय आता है, तो उसको उसी तरह से लेना चाहिए, और अगर उसके फेवर में नहीं आता है, जिन लोगों के फेवर में नहीं आता, उनको कानून के शासन के तहत कानून जुडिशरी का निर्णय मानना चाहिए, उसका जो फैसला आएगा उसको मानना चाहिए। हमारी उम्मीद है कि सरकार लोग जो हैं कानून का जो फैसला आएगा उसको मानेंगे, और इसमें आस्था की कोई बात नहीं है। आस्था जो है साक्ष्य के सामने, आस्था का कोई मतलब नहीं है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा मामले में केस की तवील समाअत के बाद अब फैसले की उम्मीद सभी को है, लेकिन कोर्ट के फैसले को तस्लीम करने और मुल्क के आइन पर यकीन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मुल्क के अवाम की ही है, और इस बात को फैसला आने पर खुद को याद भी रखना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के आसाम कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला का फौरी मध्य प्रदेश तबादला करने का हुक्म दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मुताल्लिका रहनुमा हिदायतों के तहत ज्यादा से ज्यादा मुद्दत के लिए हजेला का तबादला मध्य प्रदेश करने के लिए मरकजी और आसाम हुकूमत को हुक्म दिया है। ऐसी रिपोर्ट है कि प्रतीक हजेला की जान को खतरा है। इसी के बाद ये फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे और R.F. नरिमन की बेंच ने यह हुक्म जारी किया। वाज़ेह है कि हजेला ने सुप्रीम कोर्ट को एक खुफिया रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से 7 दिन के अंदर प्रतीक हजेला के तबादले का नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से हजेला के तबादले की वजह पूछी, तो इस पर CJI ने कहा, क्या कोई भी ट्रांसफर बगैर वजह के होता है? हालांकि उन्होंने ट्रांसफर की वजह बताने से इनकार कर दिया। राजस्थान की गहलोत हुकूमत ने अलवर पहलू खान मॉब लिंचिंग के मामले में मुलजिमीन को सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने पहलू खान कत्ल मामले के 6 मुलजिमीन को बरी करने के अलवर अदालत के फैसले को चैलेंज देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। वाज़ेह है कि अलवर की अदालत ने गुज़िश्ता अगस्त महीने में इस मामले में सभी 6 मुलजिमीन को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया था। इस फैसले के बाद राजस्थान हुकूमत ने मामले की जांच के लिए SIT की तश्कील की थी, जिसने सितंबर में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और ब्रेक के बाद खबर रांची से है, जहां के हिंदपीढ़ी में सफाई का बेहतर निजाम न होने से लोग वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं और गंदगी की वजह से लोग डेंगू, चिकनगुनिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। खास रिपोर्ट। रांची के कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके हिंदपीढ़ी में कई लोग डेंगू, चिकनगुनिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं। लोगों का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग आज भी अपने घरों में ही इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। जांच भी लिखा तो जांच में टाइफाइड निकला, तो अभी इलाज चल रहा है, बुखार छूट रहा है फिर लग रहा है। बहुत परेशानी हुई है यार, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो पूरा घर भर बीमार था। मकामी लोगों की शिकायत है कि तकरीबन 3 लाख की आबादी वाले इस इलाके की साफ सफाई में रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए कोई मुनासिब कदम नहीं उठाया गया। हिंदपीढ़ी की अभी बहुत बुरी स्थिति है। हर 5 घर के पीछे आपको एक आदमी पेशेंट मिल जाएगा। इसलिए हम लोग गुजारिश करेंगे नगर निगम से और यहाँ के मौजूदा पार्षद से कि कम से कम ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। हम लोग घेरने जा रहे हैं, स्कूल के सारे बच्चे हम लोग वहाँ जाएंगे और बोलेंगे कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर साफ सुथरा नहीं हुआ तो हम लोग नगर निगम में ताला लगाएंगे। ये हम खुद वार्ड काउंटर रह चुके और इस मोहल्ले में देखिए कि गंदगी से बीमारी फैल रहा है, ये हो रहा है। हिंदपीढ़ी के इलाके में हर साल बीमारियां फैलने की शिकायत मिलती है। इसके बावजूद हुकूमत और इंतजामिया के जरिए मुनासिब कदम नहीं उठाए जाते और न ही इलाके में लोग साफ सफाई का पूरा ख्याल रख पाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है और सूबाई हुकूमत के 2 अहम उर्दू के इदारे 1 साल से तहलील ही हैं। जाहिर है ऐसे हालात में हुकूमत की उर्दू नवाजी पर मुहिब्बान उर्दू को सदमा होता है, अफसोस होता है। दानिशवरों ने वज़ीर आला से इस पर गौर करने की अपील की है। जब भी उर्दू इदारों की तश्कील का मामला हुकूमत के सामने आता है तो महकमे अक़लियती फलाह की जानिब से एक बयान आता है कि हुकूमत अभी सैलाब में मसरूफ है। कभी कहा जाता है कि कोई लायक आदमी की तलाश है। मुहिब्बान उर्दू जब दबाव बनाते हैं तो भरोसा दिलाया जाता है कि एकेडमी और मुशावरती कमेटी की जल्द तश्कील की जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि इस मसले पर हुकूमत ने गौर ही नहीं किया है। और ये सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऐसी सूरत हाल में उर्दू एकेडमी का या मुशावरती बोर्ड का तहलील होना, ये बहुत देर तक रुका हुआ रहना, यकीनन ये पूरे स्टेट का एक लॉस है। तो हम लोग की पूरी अपील, पुरजोर अपील होगी इस बात की कि इसको फ़ौरन इसको पुर किया जाए और ऐसे लायक लोगों से पुर किया जाए जो इसके लिए कुछ काम कर सकें। बिहार उर्दू एकेडमी में 1 साल में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है।
इधर मुशावरती कमेटी के दफ्तर में ताला लगा है। चेयरमैन की मुद्दत कार पूरी होने के बाद आर्जी ओहदों पर बहाल मुलाजमीन की भी छुट्टी कर दी जाती है। अब आप समझिए कि ऐसे हालात में उर्दू के ये इदारे किस तरह से उर्दू का काम करेंगे। तो इल्तवा में रखा गया है, तो इससे क्या है कि उर्दू का तो जो नुकसान हो रहा है और जो फंड्स गवर्नमेंट अलॉट कर रही है वो फंड्स खर्च नहीं हो रहा है, सरेंडर होने की नौबत है। लेकिन इसके साथ ही साथ माने उर्दू का नुकसान बहुत हो रहा है, या कहिए कि सरकार की जो पॉलिसी है वो इन अदारों के तवस्सुत से जो पहुंचती है आवाम तक वो भी नहीं पहुंच रही है। तो ये दरख्वास्त करेंगे सरकार से और लोगों से कहेंगे कि भाई जो लोग इसमें इक़्तिदार में हैं या जो लोग इस पर मदद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों अदारों की कम से कम तश्कील हो। बरसर इक़्तिदार पार्टी के लीडरों के मुताबिक इस ज़िम्न में उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि एकेडमी और मुशावरती कमेटी की तश्कील कब की जाएगी। मुहिबान उर्दू ने वज़ीर आला नीतीश कुमार से इस मामले में फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। दलित और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद को फरोग देने, दोनों तबकों की फलाह बहबूदी के लिए मुश्तरका कोशिशें करने के लिए बेंगलुरु में खास इजलास का इनेकाद किया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तहत हुए इजलास में दलित और मुस्लिम तबके के दानिशवरों ने शिरकत की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से खिताब करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदों ने कहा कि जमीनी सतह पर दलित और मुस्लिम तबके के दरमियान इत्तेहाद कायम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तबकों के मसाइल और चैलेंजेस एक जैसे हैं। लास्ट पार्लियामेंट के अंदर वो लोगों ने जो अमेंडमेंट्स किए हैं और इवन जो ह्यूमैनिटी को, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में भी आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, उसमें कश्मीरी इशू 370 का है, या NIA को जिस तरह से पावर दी गई हैं, UAPA के अंदर जिस तरीके से सख्ती करके जिस तरह से बिल लेकर पार्लियामेंट में पास कराए जा रहे हैं, इसमें मेन टारगेट जो है मुस्लिम्स और दलितों को ही जो है गवर्नमेंट कर रही है। तो इस वक्त में ऑल ओवर इंडिया में दलित और मुस्लिम्स को एक साथ इकट्ठा होकर आने की ज़रूरत है। खासकर मेजर एजेंडा थे दलित कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का कोऑर्डिनेशन और अलायंस बिल्डिंग किस तरीके से हो करके। तो यहाँ पर बातें आई कि दलित और मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज सेम है, चैलेंजेस सेम है और थ्रेट्स भी सेम है, इसलिए दोनों कम्युनिटी के बीच में एक सोशल अलाइनमेंट की ज़रूरत है। और ये सोशल अलाइनमेंट सिर्फ लीडर्स के बीच में नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों कम्युनिटी के ग्रास रूट लेवल में एक अलाइनमेंट होना है करके ऐसा एक फैसला हुआ है। बीबी रजा डिग्री कॉलेज गुलबर्गा में 2 रोज़ा साइंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस 2 रोज़ा साइंस कॉन्फ्रेंस में गुलबर्गा के मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा ने शिरकत की। कर्नाटक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकेडमी के इश्तराक से मुनक़दा इस कॉन्फ्रेंस का मौजू रिसेंट एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखा गया। इस कॉन्फ्रेंस में साइंस के स्टूडेंट्स के अलावा आर्ट्स और कॉमर्स के तलबा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में साइंस थीम पर पोस्टर कंपटीशन का भी इनेकाद किया गया और फातिह टीम को 5,000 रुपए का नकद इनाम भी दिया गया। Knowledge of the common masses, and for this Karnataka Science and Technology Academy has taken a very bold initiative, and this is the conference where the students have been invited, so that these are the youth potentials which can be utilized, and the researchers in the field of science and technology could be conveyed to the common masses more efficiently. के वैक्सीन में जैसे हम फर्स्ट एनिमल से कोई वैक्सीन निकालना रहता तो हम पहले उनसे निकालते थे, लेकिन अब आगे ऐसा किया जा रहा है, सिर्फ हम एक थोड़ा सा उसका हिस्सा लेकर बैक्टीरिया और उसके अंदर उसका इंजेक्ट कर वो रेप्लिकेट कर दिया तो हम उसे लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर केमिस्ट्री के बारे में ऑलमोस्ट ऑल पीरियोडिक टेबल, उसके सभी डाउट, बेसिक्स क्या है सब हमको मालूम पड़ा। फिर सर रॉकेट के बारे में, सैटेलाइट्स, रॉकेट सब बारे में बायोटेक डिपार्टमेंट के सर ने बहुत अच्छे तरीके से बायोटेक फील्ड में मतलब आजकल क्या क्या न्यू हुआ सो है सर सब ऑलमोस्ट सब डाउट्स क्लियर। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली खातून बॉक्सर निका जरीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्हें मुल्क की नुमाइंदगी करने का मौका देने की अपील की है और उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर खेल को एक खत भी रवाना किया है। निखत के वालिद ने बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से बिना ट्रायल के मैरी कॉम को मौका देने पर सख्त नाराजगी का इजहार कुछ यूं किया। इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी BFI ने हाल ही में कहा कि ओलंपिक 2020 क्वालिफायर के लिए
ख्वातीन के 51 किलो जुमरे में कोई ट्रायल नहीं होगी और 51 किलो वजन में मैरी कॉम क्वालिफायर में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। BFI के चेयरमैन अजय सिंह ने कहा कि मैरी कॉम ओलंपिक क्वालिफायर के लिए एसोसिएशन की ऑटोमेटिक पसंद हो सकती हैं। इस बयान से तेलंगाना के खातून बॉक्सर निकात जरीन को खुशी नहीं मिली। इस मामले में निकात जरीन ने वजीर खेल को खत लिखकर नाराजगी का इजहार किया है। निकात जरीन ने कहा कि हर कोई किसी भी दिन जीत सकता है, ये बॉक्सिंग है। इन्होंने कहा कि वो ये नहीं कह रही है कि इन्हें भी भेजो, लेकिन कम से कम मौका तो मिले। इससे कबल इन्होंने कहा था कि आलमी चैंपियनशिप में सिर्फ गोल्ड और सिल्वर मेडल फातेहीन खिलाड़ी ही ओलंपिक क्वालिफायर के लिए अपने आप मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन वो अब ख्वातीन के लिए ज़ाबित तब्दील कर रहे हैं। निकात जरीन के वालिद जमीरुद्दीन ने बॉक्सिंग फेडरेशन के ऐलान पर एतराज जताया है। फेयर ट्रायल सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे हारो जीतो, यानी तो आओ डायरेक्ट बात करो फेस में। मोदी साहब के पास भी जाने वाले, अमित शाह साहब के पास भी जाने वाले, सारे लोग के पास जाएंगे। हमारी रिक्वेस्ट जो करना है बिल्कुल करेंगे। हमारे हक के लिए हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम डरेंगे भी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब बोलते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम बनाए, बड़े बड़े मेडल्स आना, हमको बोलते हम मोदी साहब की तारीफ करते। उधर मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू ने निकात के खत पर ट्वीट करके जवाब दिया है। रिजिजू ने वाजे किया कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन में वज़रा का कोई रोल नहीं होता। स्पोर्ट्स फेडरेशन एक खुद मुख्तार इदारा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन मुल्क और खेल के हक में फैसला लेगा। उधर निकात जरीन ने इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर ये सब होता रहा तो वो अपने खेल पर तवज्जो नहीं मरकूज कर सकती। BFI ने आलमी चैंपियनशिप के ट्रायल्स में निकात जरीन को मैरी कॉम के खिलाफ उतरने भी नहीं दिया था। उस वक्त सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन राजेश भंडारी ने कहा था कि वो निकात जरीन को मुस्तकबिल के लिए बचा कर रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम रत्नीपुरा टनमर्ग के बशीर अहमद नामी नौजवान आर्ट यानी मुसव्वरी और क्रिकेट जैसे खेल में अपना लोहा खूब बनवा रहे हैं। बशीर ने मुसव्वरी में लाजवाब नमूने पेश किए हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से बशीर और उनके घर वाले दिलबर्दाश्ता भी हैं। तो आप देखिए टनमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। ये हैं टंगमर्ग के रत्नीपुरा से ताल्लुक रखने वाले क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात से महरूम आर्टिस्ट बशीर अहमद। बशीर बचपन से ही क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम हैं। अलबत्ता बशीर को कुदरत ने एक ऐसी क़ुव्वत और हुनर से नवाजा है जिसे देखकर हर कोई हैरान होता है और इससे मोहब्बत भी। क़ुव्वत समात व गोयाई से महरूम बशीर एक कलमी आर्टिस्ट के तौर पर अपने फन का जलवा बिखेरते हैं। घर वालों के मुताबिक बशीर बचपन से ही कागजों और कॉपियों पर मुख्तलिफ तस्वीर बनाते थे और अब मुसव्विरी बशीर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। बशीर नई बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन आज तक इनकी सलाहियतों की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, न ही आगे बढ़ने के लिए किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म फराहम किया। ये कह रहा है कि जब मैं छोटा था मुझे बचपन से ही ये शौक था पेंटिंग्स बनाने का, और मेरे जहन में सिर्फ यही सवाल उठते कि मैं इस आदमी की तस्वीर बनाऊं। और मैं बचपन से ही गूंगा और बहरा था।